कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। चल उठ और रच से इतिहास, ये वक्त ये उम्र वापस नहीं आएगी। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडीज ऑन 2.0 में। तो जो भी साथी इंडियन आर्मी, अग्निवीर, जीडी, ट्रेडमैन, क्लर्क, नर्सिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्लास रहने वाली है। आज के सेशन में हम बात करेंगे टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट 30 क्वेश्चंस, जिसमें आपके जीके एंड जीएस 15 क्वेश्चंस आपके जीके और 15 ही आपके जीएस के रहने वाले। डेली क्लास मिलती है, पिछले कुछ 2-4 दिन में क्लास नहीं मिल पाई, उसके लिए क्षमा। और जो होली का पावन अवसर था और कुछ रीज़न की वजह से क्लास नहीं मिल पाई, तो अब आपको रेगुलर बेसिस के आधार पर क्लास डेली मिल जाएंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए। ठीक है, चलिए पहले हम 15 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जीके के पढ़ने वाले। ठीक है, सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन पहला है कि संतोष ट्रॉफी और सुब्रता कप किससे संबंधित हैं, बताइए। साथियों, खेल से संबंधित हर एक क्वेश्चन आपका हर एक शिफ्ट में 100% श्योर है। खेल से संबंधित ये क्वेश्चन खेल से संबंधित आएगा आपका, ये श्योर है भले। ठीक है, तो चलिए, संतोष ट्रॉफी और सुब्रता कप किस खेल से संबंधित हैं? तो क्रिकेट से, बास्केटबॉल से, फुटबॉल से या फिर हॉकी से। तो यहाँ पे ये ज़्यादा चांसेस रहते हैं खेल में कि जो ट्रॉफी हैं, जो कप हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चंस ज़्यादा पुटअप किए जाते हैं। तो इसको आपको ध्यान में रखकर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपको याद कर लेने हैं। ठीक है, तो संतोष ट्रॉफी हैं और सुब्रता कप हैं, इनका जो संबंध है वो किस खेल से, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका संबंध है फुटबॉल से। किससे? फुटबॉल से। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे आप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेरे बताने से पहले आप भी अपना आंसर ज़रूर बताइए ताकि आप अपनी तैयारी को अच्छे से जान सकते हो। ठीक है, मैकाल की पहाड़ियों में अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? देखिए, मैकाल की पहाड़ियों में जो अमरकंटक है, किस नदी का उद्गम स्थान है? तो नर्मदा है, गंडक है, घग्गर है, चंबल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहाड़ियाँ कौन सी? मैकाल की पहाड़ियाँ हैं। स्थान कौन सा? अमरकंटक का है। यहाँ पे किस नदी का उद्गम स्थान है? तो राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे कौन सी, जो आपकी नर्मदा नदी। ठीक है, कहाँ पे? नर्मदा। कौन सी है? नर्मदा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक जो मुहाना बनाती है? तो इसमें से कौन सी नदी है जो एक मुहाना बनाती है? गोदावरी है, कृष्णा है, नर्मदा, या फिर इनमें से कोई नहीं? मुहाना बनाने वाली नदी कौन सी है इसमें से? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक जो मुहाना बनाती है वो नदी कौन सी है? तो यहाँ पे आपकी जो नर्मदा नदी है, कौन सी नर्मदा है, वो एक मुहाना बनाने वाली नदी है। सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि महिलाओं के लिए राष्ट्रीय कमीशन की स्थापना कब हुई थी? बताओ, महिलाओं के लिए राष्ट्रीय कमीशन की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट और उपयोगी क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रखिए। तो महिलाओं के लिए राष्ट्रीय कमीशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1992 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1992 में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन आपका पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किस महाद्वीप में अटाकामा मरुस्थल स्थित है? किस महाद्वीप में अटाकामा मरुस्थल स्थित है? बहुत ही उपयोगी क्वेश्चन है। एशिया, यूरोप, अफ्रीका या फिर दक्षिण अमेरिका। तो किस महाद्वीप में अटाकामा मरुस्थल स्थित है? किस महाद्वीप में? तो किस महाद्वीप में है? तो ये तो दक्षिण अमेरिका में। किस में है? दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में जो आपका अटाकामा मरुस्थल स्थित है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि अश्विनी जो मोनप्पा का संबंध, अश्विनी अश्विनी मोनप्पा का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से है, हॉकी से है, बैडमिंटन से है, शतरंज से है? अश्विनी मोनप्पा का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है बैडमिंटन से। किससे है? बैडमिंटन से। सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चलो दिल्ली, ये नारा किसने दिया था? देखिए, चलो दिल्ली या फिर दिल्ली चलो, इसके नारा किसने दिया था? लाला लाजपत राय ने, सुभाष चंद्र बोस ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर महात्मा गांधी जी ने दिया था? चलो दिल्ली, ये नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि यहाँ पे तिरहुता या फिर त्रिहुटा, यह हस्तलिपि का इस्तेमाल किस भाषा के लिए होता है? बताओ, तिरहुता, त्रिहुटा, हस्तलिपि का इस्तेमाल किस भाषा के लिए होता है? तो किस भाषा के लिए होता है? तो मैथिली भाषा के लिए होता है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट। अगला सवाल, अगला है कि सीमा सुरक्षा बल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता या फिर चेन्नई में स्थित है? तो सीमा सुरक्षा बल यानी कि जो बीएसएफ
बीएसएफ का मुख्यालय कहाँ पर है? साथियों इसकी स्थापना की बात करें तो 1 दिसंबर, कब? 1 दिसंबर 1965 को हुई थी बीएसएफ की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो इसका मुख्यालय बनाया गया है ये नई दिल्ली में, कहाँ पर है? नई दिल्ली में, ठीक है। अगला सवाल, अगला है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो कितने वर्ष की होनी चाहिए? अगर आपको कह दे कि आपको प्रधानमंत्री बनना है तो आप कम से कम जो आपकी आयु है वो कितनी होनी चाहिए, एज? तो कम से कम आप 25 वर्ष के होने चाहिए, ठीक है। 25 वर्ष के होना ही चाहिए, तब आप हैं वो प्रधानमंत्री के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। चौथा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट। अगर बात करें यहाँ पे राष्ट्रपति के लिए, तो राष्ट्रपति के लिए आपकी जो उम्र है वो 35 साल होनी चाहिए, ठीक है। राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, राज्यपाल के लिए कितनी होनी चाहिए? 35। और प्रधानमंत्री हैं और मुख्यमंत्री हैं, इनके लिए 25 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। 21 वर्ष किसके लिए होनी चाहिए? 21 वर्ष। तो 21 वर्ष सरपंच बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? तो 21 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला है कि यहाँ पे कि तुलगम पद्धति का प्रयोग भारत में सर्वप्रथम किसने किया था? कौन सी पद्धति है? तुलगम तुलगम पद्धति का प्रयोग तुलगम पद्धति का प्रयोग भारत में सर्वप्रथम किसने किया था? बहुत ही उपयोगी है। अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद तुगलक ने, बाबर ने या फिर औरंगजेब ने किया था? क्या आंसर हो जाएगा? तुलुगामा पद्धति का प्रयोग भारत में जो सर्वप्रथम किसने किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तुलुगामा पद्धति का उपयोग तो बाबर ने किया था। किसने किया था? बाबर ने किया था। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाबर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? तो बंदा यूनी ने किया था, अबुल फजल ने किया था, वाल्मीकि ने, फिर वेद व्यास ने किया था। रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? फारसी में किसने किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बंदा यूनी ने किया था। किसने किया था? बंदा यूनी ने किया था। रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? तो बंदा यूनी ने। अगला है कि म्यांमार की मुद्रा क्या है? म्यांमार की मुद्रा टक्का है, क्या थे? रुपये या फिर इनमें से कोई नहीं। म्यांमार की मुद्रा क्या है? बताइए क्या आंसर हो जाएगा? म्यांमार की मुद्रा बताना है कि म्यांमार की मुद्रा क्या है, क्या आंसर हो जाएगा? तो म्यांमार की मुद्रा यहाँ पे हो जाएगा आपकी जो क्यात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्यात। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है कि अकबर का जन्म किस सन में हुआ था? अकबर का जन्म किस सन में होता? तो अकबर का जन्म किस सन में होता? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। अकबर का जन्म होता साथियों, अकबर का जन्म होता 15 अक्टूबर 1542 को होता। कब? 15 अक्टूबर 1542 का ऑप्शन आपका बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा को कौन भंग कर सकता है? तो राज्यसभा को राष्ट्रपति कर सकता है, राज्यपाल कर सकता है, सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है, या फिर कोई भी भंग नहीं कर सकता है। तो राज्यपाल को भंग यहाँ पे कौन कर सकता है? क्या आंसर हो जाएगा? तो राज्यपाल को कोई भी भंग नहीं कर सकता। बिल्कुल साथियों, राज्यपाल को कोई भी भंग नहीं कर सकता। चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब जो भाग आपका रहने वाला वो साइंस का रहने वाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उपयोगी है, ठीक है। एक भी क्वेश्चन को आपको मिस नहीं करना है, ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन सा ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत का उदाहरण है वो कौन सा है? बताइए। नवीकरणीय नवीनकरणीय जो उदाहरण का स्रोत है वो क्या कौन सा हो जाएगा? नवीनकरणीय जो स्रोत का उदाहरण है, तो यहाँ पे पेड़ है, कोयला है, पेट्रोलियम है, या फिर सौर ऊर्जा है। तो निम्न में से कौन सा ऊर्जा के जो नवीकरणीय स्रोत का उदाहरण है? तो यहाँ पे उदाहरण की बात करें तो यहाँ पे सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा कौन सा? एक नवीनीकरणीय। बाकी जो है तीनों है एक गैर नवीनीकरणीय है, ठीक है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। सोनार में कौन सी तरंगे काम में ली जाती हैं? सोनार में कमेंट करके बताइए कि सोनार का फुल फॉर्म क्या है? सोनार का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। और सोनार में कौन सी तरंगे काम में ली जाती हैं? तो श्रव्य, प्राश्रव्य, अवश्रव्य या फिर उपरोक्त सभी ली जाती है। तो सोनार में ली जाती हैं प्राश्रव्य। कौन सी? प्राश्रव्य ली जाती है। ऑप्शन आपका कौन सा? बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला सवाल है कि ऊर्जा का मात्रक वही होता है जो होता है तो कार्य का, शक्ति का, बल का या फिर त्वरण का। देखिए, ऊर्जा का जो मात्रक वो होता है जो होता है, इसका मतलब है कि ऊर्जा और इसमें से किसी का एक होता है। ऊर्जा का जो मात्रक होता है और इसमें से किसी एक का वो मात्रक होता है, वो सेम होता है। क्या होता है? सेम होता है। तो इसीलिए ऊर्जा का मात्रक या फिर उसका मात्रक क्या हो जाएगा? और या फिर सेम होता है, वो किसके बराबर होगा? तो यहाँ पे कार्य के बराबर होता है, ठीक है। और कमेंट करके बताइए कि ऊर्जा का मात्रक क्या है, ठीक है, और कार्य का मात्रक वो सेम है, ठीक है। इन दोनों का सेम है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा करेक्ट। अगला है कि HF का रासायनिक नाम क्या है? HF का रासायनिक क्या नाम क्या है? HF का रासायनिक तो हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल क्या है? हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। ऑप्शन बी करेक्ट। अगला सवाल, अगला है कि लीवर खाली जगह के संश्लेषण में मदद करता है।
तो लीवर खाली जगह के संश्लेषण में मदद करता है, तो प्रोटीन में, कार्बोहाइड्रेट में, सभी में या फिर वसा में। लीवर खाली जगह के संश्लेषण में मदद करता है, तो लीवर करता है यहाँ पे सभी में, यानी कि प्रोटीन में भी करता है, कार्बोहाइड्रेट में भी करता है और वसा में भी करता है। तो लीवर के संश्लेषण में जो मदद करता है तो इन सभी में करता है। ठीक है, अगला सवाल, अगला क्वेश्चन है कि दूध किसका उदाहरण है? तो दूध है वो किसका उदाहरण है, बताइए। तो दूध किसका उदाहरण है? तो दूध है कि इमल्सन का उदाहरण है। किसका? इमल्सन का उदाहरण है। ऑप्शंस कौन सा? ऑप्शंस आपका चौथा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इमल्सन का उदाहरण है। अगला सवाल, अगला है कि फल पकाने में सहायक कार्बन कौन सा होता है? जो जिब्रेलिन होता है, मार्फेक्टिन होता है, एथिलीन होता है, पर इनमें से कोई नहीं। देखिए, फल को पकाने में जो हार्मोन होता है वो कौन सा होता है? तो कौन सा हो जाएगा? फल पकाने में हार्मोन होता है जो सहायक, तो एथिलीन हो जाएगा। कौन सा? एथिलीन। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि मछली कहाँ से श्वास लेती है? तो मछली श्वास लेती है कहाँ से? नाक से लेती है, फेफड़े से लेती है, गलफड़े से या फिर पंख से लेती है? तो मछली कहाँ से श्वास लेती है? तो गलफड़े से लेती है। कहाँ से लेती है? गलफड़े से। क्लैम कहते हैं जिसको, क्लॉम कहते हैं। ठीक है, सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, अगला है कि मरुदबिद पौधे उगते हैं तो समतल पर, नदी पर, पर्वत पर, मरुस्थल पर। मरुद्भिद पौधे उगते हैं तो कहाँ पर उगते हैं? तो मरुद्भिद उगते हैं मरुस्थल पर। कहाँ पर? मरुस्थल पर। चौथा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि अवोगाद्रो स्थिरांक का संख्यात्मक मान क्या होता है? अवोगाद्रो स्थिरांक का संख्यात्मक मान बताना है कि कितना होता है, क्या होता है? तो ये होता है 6.022 इंटू 10⁻23। ऑप्शन आपका पहला यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एक एग्जाम की दृष्टि से। घेंगा रोग जो किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है? तो घेंगा रोग होता है किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण? O2, पराओ2, अधिउरक या फिर पीयूसी का ग्रंथि, किस ग्रंथि के बढ़ने से? तो जो घेंगा रोग होता है वो थायराइड, जिसको हिंदी में बोलते हैं O2 ग्रंथि के बढ़ने के कारण घेंगा रोग होता है। ठीक है, गाइटर होता है। ऑप्शन आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, है कि दूषित जल पीने से कौन सा रोग होता है? कोई भी अगर दूषित जल पीने से रोग होता है तो कौन सा होता है? तो हैजा, इन्फ्लुएंजा, मलेरिया या फिर तपेदिक। तो दूषित जल पीने से जो रोग होता है वो कौन सा होता है? दूषित जल से जो रोग होता है साथियों, हैजा रोग हो जाता है। कौन सा? हैजा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जल की स्थायी कठोरता निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण वो होती है? जल की स्थायी कठोरता निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? बताइए क्या आंसर हो जाएगा। कैल्शियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, इनमें से कोई नहीं, या फिर कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। जल की स्थायी कठोरता निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो किसकी उपस्थिति? तो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से कौन सी उत्कृष्ट गैस नहीं है? उत्कृष्ट गैस नहीं, आर्गन, रेडॉन, नियॉन या फिर ब्रोमीन। तो निम्न में से कौन सी उत्कृष्ट गैस यहाँ पे नहीं है? तो उत्कृष्ट गैस कौन सी नहीं है? यहाँ पे ब्रोमीन एक उत्कृष्ट गैस नहीं है, बाकी सभी हैं। चौथा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज का अंतिम सवाल है कि हाइड्रा में अलिंगिक जनन किस विधि से होता है? तो हाइड्रा में अलिंगिक जनन किस विधि से, ये क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितने 2 बार ऑनलाइन एग्जाम है उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है किसी न किसी शिफ्ट में, हर एक तो नहीं तो मतलब किसी न किसी शिफ्ट में आ चुका है। हाइड्रा में अलिंगिक जनन जो किस विधि से होता है? तो किस विधि होता है? तो ये मुकुलन की विधि होती है। कौन सी? मुकुलन की विधि। चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट। ठीक है, तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। 30 में से क्या स्कोर रहा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। ठीक है, धन्यवाद।